नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबको मुखातिब करवा रहा हूँ युवा कवि कुमार मंगलम से। मंगलम, आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्रिया प्रदीप जी। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज के हमारे युवा कवि हैं, वो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध अध्येता हैं। समकालीन हिंदी कविता पर उनका गंभीर शोध कार्य चल रहा है और हिंदी की दुनिया में जो नामचीन पत्रिकाएं हैं, उसमें लगातार वो इन दिनों सक्रिय रूप से लिख रहे हैं, कविताएं हो चाहे समीक्षा हो चाहे आलेख हो। इसके अलावा जो हमारा दो महत्वपूर्ण उपक्रम है, कविता कोश और हिंदी समय, इन दोनों माध्यमों पर आप जाकर के कुमार मंगलम की कविताओं से परिचित हो सकते हैं। कुमार मंगलम संगीत, चित्रकला एवं स्थापत्य कला में अपनी गहरी रुचि रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गांधीनगर गुजरात विश्वविद्यालय से कुंवर नारायण के काव्य में दार्शनिक प्रभाव विषय पर एमफिल का कार्य अपना संपन्न किया है। इस समय वो दिल्ली में रह रहे हैं। मैं एक बार पुनः मंगलम आपका अपने डिजिटल हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आज के युवा कवि हैं, मैंने उनको मुख्य रूप से कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन जो हमारे समसामयिक प्रश्न है, जो हमारे समय की चिंता है, खास करके युवा कवियों को लेकर के, मैं मंगलम से चाहूंगा कि जो एक मूलभूत प्रश्न हमारे सामने उभर करके इन दिनों आ रहा है कि जो आपकी युवा पीढ़ी है, उन कवियों की कविताओं को आप किस रूप में देखते हैं, उस पर थोड़ी अपनी बातचीत रखते हुए मैं आपको आज के कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। कुमार मंगलम। तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का आभार मानूंगा कि उन्होंने इस माध्यम से मुझे जुड़ने का मौका दिया और मुझे अपनी कुछ कविताओं के साथ हिंदी की युवा परिदृश्य पर युवा कविता परिदृश्य पर कुछ बातचीत करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि आज का जो हिंदी युवा कविता का परिदृश्य है, वो समकालीन हिंदी कविता से निकलकर जो 21वीं सदी के बाद की कविता, 21वीं सदी की कविता है, और यानी कि 2000 से लेकर के अब तक की कविता को अगर हम हिंदी कविता का युवा परिदृश्य माने, तो इस कविता को जब हम लोग देखेंगे और इस कविता पर जब बातचीत करेंगे, तो आप देखें कि इस कविता से पहले परंपरा रूप में इस कविता को क्या मिला है। तो अगर हम हिंदी की कविता की बात करें, तो अभी मैं अपभ्रंश की कविता या भक्तिकाल की जो अवधि और ब्रज की कविता है, और उसके बाद ऋतुकाल वगैरह की कविता की बात न करके हिंदी कविता पर आऊं, तो आप देखेंगे कि हिंदी कविता के एक आधुनिक जो हिंदी कविता में आधुनिकता की बात होती है, उस आधुनिकता को लेकर के द्विवेदी युग की कविता और छायावाद की कविता ने हिंदी कविता के सामने एक समृद्ध और शक्तिशाली मॉडल प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद बेहद वैचारिक जमीन पर रची गई प्रगतिशील धारा की कविताएं हैं, और उसके बाद गेय आते हैं, तार सप्तक से प्रयोगवाद और नई कविता शुरू वहां से होती है। तो वो पूरी की पूरी कविता एक खास किस्म की विचारधारा को लेकर चलने वाली कविता है। उसके बाद हिंदी के पूरे सामाजिक परिदृश्य पर आंदोलन नहीं रह जाते, कोई केंद्रीय मेटाफर नहीं होता है जिसके इर्द गिर्द साहित्य रचा जा सके। बिल्कुल। तो इस टूटन के साथ साहित्य को एक खुला आकाश मिलता है, एक ऐसा परिदृश्य जहां सब कुछ संभव, जहां पे कला भी संभव है, जहां पे साहित्य भी संभव है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक अंतहीन आकाश समकालीन हिंदी कविता के माध्यम से आज की युवा कविता को मिलता है। इस कविता को अगर हम देखें, तो
किसी खास किस्म के अवधारणा में, किसी खास किस्म के आंदोलनगत विचारधारा में नहीं बांट सकते। दरअसल यह पूरी की पूरी जो कविता है, यह छोटे छोटे फूलों से, गुलों से मिलकर के एक बना हुआ बृहद गुलदस्ता है। और इस गुलदस्ते में गुलाब भी है, रजनीगंधा भी है, इसमें तमाम फूल हैं। ये तो दरअसल जो 21वीं सदी की हिंदी कविता है, जो युवा कविता है, वो एक खास किस्म की कविताओं का समुच्चय। आप देखें तो राकेश रंजन, उमाशंकर चौधरी, निशांत, ज्योति चावला, लीला मल्होत्रा, जसिंता किरकेट्टा, अनुज लुगुन, रश्मि भारद्वाज, पूनम विश्वकर्मा, वासम, वीरू सोनकर, उस्मान खान, रजत कृष्ण, अदनान कपिल दरवेश, सुघोष मिश्र, अंचित, प्रशांत विप्लवी, शैलेंद्र शुक्ल, संदीप तिवारी, सचिंद्र आर्य, ऐसे तमाम जो कवि हैं, बड़े और आज के कवि, वे सारे इस कविता में, कविता की धारा में एक साथ कविताएं लिख रहे हैं। इसमें तुषार धवल हैं, प्रांजल धर हैं, अनुपम हैं, रामजी तिवारी, संतोष चतुर्वेदी, केशव तिवारी, ये सभी लोग एक अलग किस्म की धारा को, एक अलग तरह की कविता को वो रच रहे हैं। और आप यह भी देखें कि हिंदी कविता के वर्तमान में लगभग संपूर्ण भारतीय भूगोल शामिल है। कश्मीर से अगर कमलजीत चौधरी रच रहे हैं, तो बेंगलोर से लवली गोस्वामी अपनी कविताओं के साथ हैं, सचिंद्र आर्य दिल्ली से हैं, या रजत कृष्ण जैसे कवि जो छत्तीसगढ़ में है और मुख्य धारा में उन्हें कम सुना जाता है, लेकिन उनकी कविताओं को पढ़ने पर पता चलेगा कि वे अपने तरीके से उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। शरद कोकाश हैं मध्य प्रदेश से, बहादुर पटेल हैं, ऐसे कई सारे कवि हैं जो अलग अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अलग अलग तरह की कविता को संभव बनाते हैं। इस कविता को देखें तो इस कविता में विचार की जगह विमर्शों की आवाज ज्यादा है, और विमर्शों ने हाशिए के जगह को एक न सुनने वाली आवाज को तो जगह दी, लेकिन इसी विमर्श ने यह सुविधा भी दी हिंदी कविता को कि विमर्श के नाम पे बहुत सारी अवांछनीय चीज जो कम मेहनत से उपजती है, वह भी हिंदी कविता के समक्ष चुनौती बन करके खड़ी। बिल्कुल सही बात। आप देखें तो इसकी अति कल्पनाएं जो है, जिसे मुक्तिबोध अपने शब्दों में फैंटेसी कहते हैं, हिंदी कविता की, आज की हिंदी कविता की जो फैंटेसी है, जो अति कल्पना है, वो गत्यात्मक, वो ठहरा हुआ नहीं, वह दुस्वप्न में नहीं जी रहा, वह अपने समय के संतरास को, अपने समय के अभिव्यक्ति को बहुत तेजी से पकड़ना चाहता है। इसी वजह से आप देखें कि इसमें अनावरण भी है, एक तरह का एक्सपोजर, और इसके साथ साथ आक्रमण भी है। वो अपने समय को, और हमारा समय, आप यह बहुत दर्ज करने लायक बात है कि आज का समय इतना गत्यात्मक है, यह इतना गतिशील, एक घटना के साथ दूसरी घटना ऐसे घट जाती है कि एक घटना को पकड़ने चलते हैं तो दूसरी घटना छूट जाती है। घटनाओं का यह जो क्रम है, घटनाओं का जो यह क्रम है, वह इतना संघनित है कि हमारी शक्तिशाली से शक्तिशाली कल्पना उस तक नहीं पहुंच पाती। हम कई बार असक्षम होते हैं उन कल्पनाओं को, अपनी कल्पनाओं के अवकाश में उसको सृजित करने के लिए हम उस समय को नहीं पकड़ पाते। हम आज के कवि जो है वो घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं, तो घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में सरकार छोड़ दीजिए, तमाम बुद्धिजीवियों को यह समझ नहीं आया, वो नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक लॉकडाउन के बाद इतने संख्या में, बहुत आयत संख्या में लोग सड़क पर आ जाएंगे, ये हमारी कल्पनाओं से बाहर की चीज। सरकार के पास यह सुविधा है कि वो नियम बनाए, वो लोगों को, लेकिन हमारे पास, हमारी कल्पनाओं में यह चीज नहीं अट पाती। हमें यह भान नहीं था कि लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने जब वो रोजगार से शून्य हो जाएंगे तो वो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़ेंगे।
हमारी कल्पना गोभी के फूल को लाल कल्पित नहीं कर पा रही है। जबकि आपको पता होगा जब मुजफ्फरपुर के दंगे हुए थे तो उस दंगे में जब जो नरसंहार हुआ था उसे खेत में डाल दिया गया था और उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया। उसके बाद जब उस खेत में गोभी उगा तो गोभी के फूल लाल हुए। ये किसी भी कवि के कल्पना से की बाहर की चीज है कि हम गोभी के फूल को लाल कल्पित कर सकते। आज की कविता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने समय को, अपने समाज को, इन बदलती गतिविधियों को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कविताओं में हम उसे कैसे दर्ज कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम हमारे ऊपर तत्कालिकता हावी होती जा रही है। कई बार तत्कालिकता की वजह से कविताएं, एक घटना घटती है और आप देखेंगे कि उस पर सैकड़ों कविताएं आपको मिलने लगी। अब यह तत्कालिकता अच्छी है या बुरी है, इस पर बाद में बातचीत की जा सकती है। इस तत्कालिकता का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और तत्कालिकता क्यों जरूरी है, और यह तत्कालिकता साहित्यिक कर्म को कैसे चोट पहुंचा रही है। आप देखेंगे कि यह जो कविता है वह बिकमिंग की कविता है। जो हो रहा है उसका सीधा खुलासा करने वाली कविता है। इसमें कोई लाग लपेट, कोई वैचारिक आग्रह नहीं है इस कविता में। इसलिए यह अधिक स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता के साथ साथ इसकी जिम्मेवारी, अगर आप स्वतंत्र होते हैं तो आप जिम्मेदार भी होते हैं और जिम्मेदारी बढ़ती है। हिंदी कविता पहले से अधिक जिम्मेदार हुई है क्योंकि इसके पास एक खास किस्म के आवरण की, एक खांचे की बंधनी नहीं। आप देखें कि इस खुलासे से, यह जो खुलासा है, यह जो एक जिस पर वो अनावरण हिंदी का कवि जिसको कहता है, करने की कोशिश करता है, अपने चीजों को उघाड़ कर रख देने की जो कोशिश है, उसमें देखिए कि एक जिम्मेवारी, तो मैं कई बार कहता हूँ कि आज का जो वेब माध्यम का सिनेमा है वो साहित्य से कई गुना आगे है। लेकिन साहित्य क्यों बचा रह जाएगा और वह आगे होते हुए भी क्यों नष्ट प्राय है? क्योंकि उसके पास किसी किस्म का सेंसर नहीं है, कोई अनुशासन नहीं। और साहित्य के पास यह अनुशासन है कि हमें कितना रचना है, क्या रचना है और किस अनुशासन में किस चीजों को रचना है। हमारी पक्षधरता किधर है? बिल्कुल, सत्ता की तरफ है या सत्ता के विपक्ष में खड़े होकर के सत्ता की आलोचना करते हुए अपनी रचना को रखने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि चूंकि यह क्षणों में घटित होने वाली कविता है, क्षणांश में घटित होने वाली कविता है, तो इसमें क्लासिकता का अभाव है। यह क्लासिक नहीं। कुछ कवियों को आप देखें, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, मैं कोई जनगणना करने यहाँ कविता के लिए नहीं बैठा हूँ कि कोई मैं नाम गिनाऊं, लेकिन आप देखें आज की कविता में कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनके पास चमकदार शब्द, टकसाली शब्द जिसे कही, क्योंकि उनके पास वह गंभीरता नहीं आ पाई है। वो गालिब, मीर, वात्स्यायन की बात तो करते हैं, लेकिन उस बातचीत में वह पूर्णता, जो क्लासिक की एक पूर्णता होती है, वह नहीं आ पाती। इसी वजह से आज की युवा कविता के पास लंबी कविताओं की कमी। हालांकि अनुज लुगुन, अरुणाभ सौरभ जैसे कवि लंबी कविताएं लिख रहे हैं, संतोष चतुर्वेदी लंबी कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि आज की कविता से कथा तत्व गायब हुआ है और गद्य का अधिकांश प्रवेश हुआ है, इस वजह से कविताएं छोटी हुई। और इसमें महाकाव्य की जो एक पूर्णता होती है, महाकाव्यात्मक ढांचा होता है, वह नहीं है। लेकिन इस बात को कहते हुए यह बात भी दर्ज करने लायक है कि अभी हाल ही में कुंवर नारायण ने कुमारजीव जैसी एक बड़ी कृति, एक खंडकाव्य रचा। और कुमारजीव को मैं इसलिए समकालीन मानता हूँ। ठीक है कि कुंवर नारायण प्रयोगवाद के कवि, पुराने कवि, लेकिन कुमारजीव उस पुराने शिल्प में रची गई रचना नहीं, वह आज के सवालों से जूझती हुई एक रचनाकार के द्वंद को उभारती हुई कविता। इसलिए कुमारजीव समकालीन कविता है। यह जाहिर सी बात है कि कवियों के पास फेसबुक जैसे माध्यमों ने एक ऐसा मंच, सुलभ मंच तैयार किया है जिसमें
सब कुछ पा लेने की बेचैनी। आज के कवियों को बाजार भी हावी, लेकिन इन सब चीज के आलोक में, इन सब सारी चीजों के दबाव में हिंदी की जो युवा कविता है वो अन्य समय की अपेक्षा उम्मीद जगाने वाली कविता है। यह एक बेहतर बहुत अच्छी कविता बात है। रचने में सफल हुई। हालांकि इस बात को कहते हुए मैं यह भी कह रहा हूँ कि बाजार के जबरदस्त प्रभाव ने हिंदी कवियों को सेल्समैन भी बनाया। इन पर एक किस्म की गुटबाजी भी हावी हुई है इस आज की कविता पर। आज कवि प्रमुख होता गया है, कविता नहीं। तो यह एक समय की बात है। समय खुद ब खुद इन चीजों को अपने छन्नी में छानेगा और निस्संदेह यह कहा जा सकता है आज की कविता को पढ़ते हुए कि इनमें कई सारे ऐसे कवि हैं जिनकी कविता बचेगी, जिनकी कविता रहेगी, और इसलिए भी रहेगी कि इस कविता में तमाम दबावों के बाद एक ईमानदारी तो है। तो मैं ये छोटी सी एक बातचीत नहीं, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ संकेत किया। मुझे लगता है कि व्यवस्थित रूप से कभी आपसे जब मुलाकात हो तो हम लोग समकालीन हिंदी कविता पर विधिवत बातचीत कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा और कई महत्वपूर्ण आपने संकेत किए। जरूर। तो मैं चाहूंगा मैं कि कविताओं पर आता हूँ। कविता पाठ की तरफ आप आगे बढ़ें और मैं आपको सीधे बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित कर रहा हूँ। कुछ नई कविताएं और कुछ पुरानी कविताएं आपके साथ साझा करूंगा। मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? कोई असुविधा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप जारी रखिए। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है संगरोध। आज कोरोना ने एक भयावह समय को पैदा किया है और कुछ इसमें सोचते विचारते जो कुछ कविताएं इन दिनों बन पड़ी हैं उसे मैं पढ़ रहा हूँ। निर्वाक है जन, रस्ते सुने, जन स्थान शून्य, शून्य में गूंजता अनाहत शोर। शोर चिल्लाने से अधिक चुप का, चुप्पी ऐसी कि सामूहिक कैदी हो सब। एकांत अपने को जानने के लिए, अज्ञातवास अपने को खोजने के लिए, किंतु यह अकेलापन आज का बोझिल और उबाऊ। खींच अनमने ऊब से पैदा हुई, यह वक्त महामारी का है, प्रेम का नहीं, उत्सव का नहीं। यह वक्त कविता का नहीं, गद्य का है, और गद्य के बढ़ते जाने में कविता के अवकाश का इंतजार मनुष्य द्वारा किए गए प्रतीक्षा की परीक्षा। बहुत खूब, अद्भुत। दूसरी कविता जो मैं आप सबके साथ पढ़ रहा हूँ, इस कविता का शीर्षक है शोर, और ये 4 छोटी छोटी कविताओं का समुच्चय। इसका पहला हिस्सा। भोर में अब चिड़ियों की चिचियाहट नहीं सुनाई देती। शहर के भोर में ट्रकें दौड़ती हैं, ट्रकें दौड़ते हैं, दूध के पानी के रसद के दूध की पानी की रसद की आपूर्ति लिए हुए हमने ट्रकों के चिघाड़ से चिड़ियों को अपदस्थ कर दिया। मैं फिर से इस कविता को पढ़ रहा हूँ। भोर में अब चिड़ियों की चिचियाहट नहीं सुनाई देती। शहर के भोर में ट्रकें दौड़ते हैं, दूध की पानी की रसद की आपूर्ति लिए हुए हमने ट्रकों के चिघाड़ से चिड़ियों को अपदस्थ कर दिया। दूसरा, यहाँ की रात अचानक ढल जाती है, जैसे एक बहुत लंबे मध्यलय से उबा हुआ गायक अचानक द्रुत में आते ही अपने गायन को समाप्त कर दिया। तीसरा, यहाँ की रात बहुत लंबी है, जैसे काली रात की न खत्म होने वाली अवधि। यहाँ सुबह सुस्ताते हुए शुरू होता है और शाम जल्दबाजी की झुंझलाहटों में खत्म हो जाता है। लोग इसका पता बताते हैं, इसे सहर करते हैं। चौथा,
हर एक शहर में एक गांव रहता है, लगभग उसके परिधि पर, जो जल्दी सो जाता है और उठता भी जल्दी है, ताकि शहर की गति निर्बाध रहे। उसमें बसे गांव वैसे ही अलक्षित रह जाते हैं जैसे सरकारी योजनाओं में आम बहुत खूब, बहुत खूब। तीसरी कविता है पहेली। किस धागे से न जाने कौन से रंग में, किस करघे से बुना है ये ताना है रंगरेज। किस धागे से न जाने कौन से रंग में, किस करघे से ये बुना है ये ताना है रंगरेज। ऐसा गणित है 2 और 2 5 का, सीधा आसान और सपाट, कि हर एक बार सुलझाओ वो भूल ही ना हो। वो कौन सा रंग है जिस रंग को चाहा और फिर कोई चाह ही नहीं रही। इस रंग का लपेट अमर बेल हो जाए, कितने जहर बाज आए कितने जहर लेकर, और जहर ऐसा कि कटता ही नहीं और अधिक चढ़ता जाता है। नीला पड़ गया शरीर, कौन सी उलझन है इतनी सरल, कि जितना उलझाते जाओ सुलझता जाता है, और अगर कर दी सुलझाने की जुगत, उलझ कर रह जाती है यह पहेली। किस धागे से न जाने कौन से रंग में, किस करघे से बुना है यह ताना है। और कुछ कविताएं और पुरानी मैं सुनाता हूँ। स्वागत। इस कविता का शीर्षक है मौन। मैं इस वाचाल शोर में खामोश निर्जन मौन। मेरी कविता उन सभी मृतात्माओं के मृत्यु पर मौन रचे जिन्हें मार दिया गया। मेरी कविता उन मरे हुए लोगों का बयान बने जिनके गले से स्वर फूटने के पहले ही मार दिया गया। मेरी कविता की आंच बुझती चिता की आंच हो, जिसमें अब भी आग शेष है। एक पुरानी कविता पढ़ता हूँ। शीर्षक है नाव। यह बनारस की कविता है। स्वागत। अस्सी घाट से दशाश्वमेध की तरफ आगे बढ़ते ही कुछ व्यस्त घाटों को छोड़कर पाएंगे आप कि नाव बन रही। नाव बनने में माझी का कर्मरत मन गंगा के लहरों सा हिलोर मारता है। नाव बनने की प्रक्रिया में जामुन की लकड़ी में लगी एक एक कील माझी की एक एक उम्मीद से जुड़ती जा रही है। एक और कविता बनारस से ही संबंधित मैं सुनाता हूँ। ध्रुपद सुनते हुए। बनारस में एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो सबसे अनुशासित और प्राचीन विधा है ध्रुपद, उसका एक मेला लगता है, ध्रुपद मेला, तुलसी घाट, और उसे ध्रुपद तीर्थ भी कहते हैं। और बनारस के ही एक ध्रुपद के गायक ऋत्विक सान्याल, तो यह जो कविता संभव हुई है उनके ऋत्विक सान्याल के गायन को सुनकर हुई है। स्वागत। इस कविता के शीर्षक है ध्रुपद सुनते हुए। ध्रुपद सुनते हुए मानो ऐसा लगा जैसे संपूर्ण प्रकृति तटस्थ हो और प्रकृति में व्याप्त सुरों को साधक कभी पकड़ता अपनी बंद मुट्ठियों से, तो कभी छोड़ देता प्रकृति के निर्वात में तैरने को स्वतंत्र। ध्रुपद सुनना मानो अपने को प्रकृति के लय के साथ एकाकार करना, प्रकृति के संगीत को शब्दबद्ध करना, जहाँ प्रकृति, संगीत और श्रोता का अद्वैत। बहुत अच्छी बात। एक कविता पढ़ता हूँ
इस कविता का शीर्षक है गांव पते बेपते। अच्छा शीर्षक है, स्वागत है। शरद की दोपहर खेतों में हल चलाता किसान, खेत में हल चलाता किसान, थक कर बैठ गया है आरार पर। बैलों की घंटियों की जगह ट्रैक्टर की घरघराहट और डीजल की आवाज सुनाई देती है। दूर कहीं रेल की सीटी की आवाज घरघराहट के सम को तोड़ती है। किसान का माथा गर्मी से चुनचुना रहा है। उधर से गुजरते हुए लोगों को अदेखे देखता है किसान। उसका सर झुक जाता है और मैं शर्म से गड़ जाता। वाह, अद्भुत। दूसरा, शाम होने को है, नदी से मछली मार कर लौट रहा है दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी से नहीं, मछली मार कर आज रात खाने का बंदोबस्त कर लिया है उसने। उसकी औरत ने बनिया के घर से बर्तन मार अंजुरी भर भात पकाया है। बहुत खूब। तीसरा, बहुत सारे कामों को करते हुए भूल गया किसान कि उसे मरना भी है। काम के पूरे होने तक उसका मरना स्थगित है। अद्भुत। चौथा, रातों में कम दिखने लगा है 40 साला अधेड़ किसान को। आंखों की यह बीमारी मोतियाबिंद नहीं, उसने देखा है मुश्किलों के पहाड़। क्या प्रयोग, अद्भुत। घर के सबसे उर्वर खेत में जलाए गए थे बाबू। उनकी स्मृति में नहीं रोपा अरार पर तुलसी का बिरवा। उनकी राख किसी गंगा में नहीं हुई प्रवाहित। गांव के बगल से बहने वाले नहर में ही उनकी राख प्रवाहित हुई थी। वहां कभी मिर्च, कभी आलू, तो कभी धान और गेहूं उपजता है। इसी में कोहनी करते, बथुआ खुरते बतिया लेता हूँ बाबू से। क्या बात। और इसकी अंतिम कविता पढ़ता हूँ, लोरी। ये स्वागत। अभी ये पहले की कविता है, तब मेरी भांजी का जन्म हुआ था और वो मेरे गोद में आई थी। तो उस समय मैंने लिखा था इस कविता के साथ, जल्द ही जन्मी अनाम भांजी के नाम। अब उसका नाम पड़ गया है, गुनगुन हम लोग उसे कहते हैं। तो ये गुनगुन के नाम यह कविता है, शीर्षक है लोरी। स्वागत। क्या नाम दूं तुझे मेरी बच्ची, अभी अभी तो जन्मी हो तुम। कैसे स्वागत करूं तुम्हारा यहाँ, क्या कहूं कि तुम्हारे लिए कैसा संसार दे रहा हूं। तुम्हें देखते डर लगता है मेरी बच्ची, कि तुम आंखें खोलो और देखो इस संसार को और घृणा से तुम रो उठो। मैं चाहता हूं तुम्हें देना खुला आकाश और पूरी धरती, जहां तुम अपनी उन मुक्तताओं में जी सको। मैं नहीं चाहता तुम्हें देना यह संसार, जहां कामी जिस्मों से ही नहीं आंखों से भी करते हैं बलात्कार। वे बार बार देते हैं धर्म की दुहाई और अपनी ही दुहिता से बनाते हैं नैतिक संबंध। कोई जगह ऐसी नहीं हमारी इस दुनिया में जहां तुम अपनी मुश्किलों में से विचर सको, खेल सको अपने पसंद की खेल, हंस सको अट्टहास करते हुए, रो सको बेफिक्र। तुम्हारे एक एक गतिविधियों का अपने पक्ष में मतलब निकालते हैं लोग। क्या तुम इंतजार कर सकती हो मेरी बच्ची, तब तक मैं बना सकूं एक संसार तुम्हारे लिए, अपनी कविता में ही सही। मैं चाहता हूं कि तुम आंखें तब खोलना जब बन जाए तुम्हारे लिए एक माकूल दुनिया। तुम गत्ता बता सको इस संसार को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले पंडितों, मौलवियों, धर्मगुरुओं और उन सबको जो तुम्हारे उड़ान में बाधा बने। तब तक तुम सोई रहो अपनी माँ की गोद में बेफिक्र, गोद और गर्भ के तमाम खतरों के बावजूद अभी तक तुम सबसे सुरक्षित वहीं हो। बहुत अभी खूब। तक सबसे सुरक्षित वहीं। बहुत खूब, धन्यवाद कुमार मंगलम। अभी आप लोग सुन रहे तो थे यह मौका कुमार। देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रदीप जी। बहुत अच्छा लगा आपसे यूं जुड़ करके। आभार। आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया।
और समकालीन हिंदी कविता पर खास करके आपकी बात सुन करके, कविताओं पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि अभी आपको कई घंटे समय उस पर चाहिए ताकि और भी विस्तृत चीज़ें आ सकती हैं। कभी मैं कोशिश करूँगा कि आपसे समय लेकर के आपकी सुविधा अनुसार समकालीन हिंदी कविता पर हम लोग विस्तृत बातचीत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुमार मंगलम जी के यहाँ जो जरूर। कविताएँ उनकी हैं, उससे गुजरते हुए आपको नाना प्रकार के विषय, कहीं न कहीं कहाँ बनारस, कहीं लोरी, तो कहीं स्त्री, तो कहीं गाँव, तमाम प्रकार के उनके यहाँ विषय देखने को मिलते हैं। और निश्चित रूप से आप सबको कविताएँ पसंद आई होंगी। मैं आप एक बार पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही हमें फिर समय देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद।